नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। हमारे सभी दर्शकों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसके साथ महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री उनके भी जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए शुरू करते हैं आज की अपनी सीधी बात स्ट्रेट टॉक। तो दुनिया में जहां पर दो युद्ध चल रहे हैं, महात्मा गांधी के विचारों को एक क्या ये कहा जा सकता है कि ये विचार कमज़ोर साबित हो रहे हैं या फिर इन विचारों को आगे बढ़ाने वाले नेतृत्व की कमी महसूस हो रही है इस दुनिया में सबसे अधिक। क्योंकि जब हम देखते हैं कि गज़ा से निकलने वाली जो तस्वीरें हैं वो मानव त्रासदी को किस तरीके से बयां करती हैं, और कोई भी नेता दुनिया में ऐसा कोई लीडर नहीं नज़र आता जो महात्मा गांधी की अहिंसा और सत्य की ताकत को आगे बढ़ाता नज़र आता हो। कहीं ना कहीं पूंजीवाद का जो विस्तार है और कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की भी जो रफ्तार है, महात्मा गांधी के विचारों को जो है इस समय क्या सबसे ज़्यादा सवालों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तथ्य और कुछ प्रश्न भी हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में जब आज अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर दुनिया मनाती है। दुनिया दो युद्ध के प्रकोप से त्रस्त है। बापू की विचारधारा ऐसे में कितनी प्रासंगिक मानी जाए या फिर जो इसकी प्रासंगिकता है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है? क्या कमज़ोर पड़ चुकी है सत्य और अहिंसा की ताकत? अहिंसा को उन्होंने हमेशा सबसे बड़ा अपना हथियार माना और ब्रिटिश हुकूमत से भी उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही भारत को आज़ादी दिलाई थी। दक्षिणपंथी विचारधारा जो कि दुनिया में अपने पैर मजबूत करता दिख रहा है, इस विचारधारा में सत्य का कितना सम्मान है? सत्य का मार्ग जो महात्मा गांधी बापू समझते थे कि सत्य के मार्ग के जरिए ही मानवता का जो है वो उद्धार हो सकता है, मानव हितों का संरक्षण हो सकता है। हम भारतीय समाज की भी बात करेंगे। यहाँ पर महात्मा गांधी की विचारधारा कितनी मजबूत नज़र आती है। 156 जो है उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है, 156 बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी की। और लाल बहादुर शास्त्री, इन्हें भी भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो अपनी सादा जीवन शैली के आदर्श माने जाते हैं, और उनकी इस जीवन शैली और इस व्यक्तित्व को भारत में आज कितनी मजबूती से देखा जाता है और उसे कितना मान सम्मान मिलता है, या फिर 2 अक्टूबर के दिन पूरी दुनिया या फिर भारत में जो राजनीतिक गलियारे हैं उनका मान सम्मान प्रकट कर फिर उनके विचारों से पल्ला झाड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। और हम बात कर लेंगे पूंजीवादी समाज में जो एक मिनिमलिस्ट अप्रोच है, इसका कितना और कहाँ स्थान है, और फास्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है, क्या इसी वजह से इन विचारों को जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पर होने का सामना करना पड़ा। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं जो गांधीयन फिलॉसफी में काफ़ी भरोसा रखते हैं और इसके जो मकसद है उससे जुड़े भी हुए हैं। अपना इनका खुद का एक लंबा चौड़ा अनुभव है, पत्रकारिता का भी अनुभव है, और महात्मा गांधी की जो गांधीयन आइडियोलॉजी है उसे भी समय समय पर और अलग अलग मंचों पर आगे बढ़ाते रहते। रविंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। 2 अक्टूबर आपको तो बहुत बहुत पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी बापू का जन्मदिन दुनिया भर में मनाया जाता है, अहिंसा के वो पुजारी। लेकिन सबसे दुख की बात है रविंद्र सर कि अहिंसा के पुजारी अगर आज देख रहे होंगे जिस भी जगह से, उन्हें दुनिया की इस स्थिति पर, इस त्रासदी पर बहुत ही अफसोस होता होगा। दुनिया में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो अहिंसा को अपनी ताकत बताता हो, क्योंकि 2 युद्ध हो रहे हैं। गज़ा से जो तस्वीरें मैंने अपनी प्रस्तावना में भी गज़ा की बात कही है, और ऐसे में बापू बहुत याद आते हैं। लेकिन बापू की विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर इसे सम्मान तो मिल रहा है। दुनिया, यूनाइटेड नेशंस अहिंसा को ताकत मानती है और इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय नॉन वायलेंट डे के रूप में मनाया जाता है, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अहिंसा की ताकत को यूएन ही कितना बढ़ाता हुआ नजर आता है रविंद्र सर? जी। नमस्कार नेहा जी, और बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस अपने पॉपुलर कार्यक्रम में मुझे इनवाइट किया।
मैं सभी बहुत बहुत दर्शकों को धन्यवाद। जो भी विश्व के अलग अलग कोने में बैठे हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको भी मैं अभिवादन नमस्कार पेश करता हूं। और इस महान दिन दशहरा भी है आज, और महात्मा गांधी का जन्मदिन और जी। हमारे दूसरे प्रधानमंत्री का भी जन्मदिन है। तो जाहिर है हमारे लिए, वासियों के लिए एक बड़ी खुशी का दिन है, और जो लोग देश के बाहर बैठे हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है, देखिए, क्योंकि विदेश में जो लोग बैठे हैं, डायस्पोरा, क्योंकि महात्मा गांधी शुरुआती दौर में एक डायस्पोरा को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति थे। जी। उन्होंने अपने जीवन के करीब 20 वर्ष, लगभग 2 दशक जो हैं, वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में उन्होंने व्यतीत की, पढ़ाई के दौरान किए। उसके बाद वो विदेश चले गए। तो जाहिर है उनका जो मेन जो कनेक्ट था, जो दुनिया को देखने का, सीखने का नजरिया उनका जो बदला, वो विदेश में बदला। उन्होंने जब देखा कि लंदन में जब वो गए पढ़ने के लिए, उस दौर में तो बहुत हिंदुस्तानी जाते नहीं थे पढ़ने, बावजूद उसके वो विदेश में पढ़ने के लिए गए। वहां पर वो अलग अलग विचार के लोगों से मिले जी। उन्होंने अपनी जो पर्सनैलिटी थी उसमें बड़ा निखार लेके आए, पढ़ाई अध्ययन किया, और दुनिया भर के जो दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई। और वहां पर उन्होंने अपना एक जो उनका आइडियोलॉजी था उसका बेस वहां पर किया। उसके बाद भारत आकर जब वो विदेश चले गए, साउथ अफ्रीका में उन्होंने लंबा संघर्ष किया, वो आप जानती हैं। और उसके बाद जब वो निखर के कुंदन और तपस्या करने के बाद जब वो कुंदन बन के हिंदुस्तान आए, तो उसी दिन के तौर पर 9 तारीख को जब वो हिंदुस्तान पधारे थे, 9 जनवरी साल 1915, उसी दिन की याद में उसके बाद भारत सरकार ने भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया। जी। जो आज देश भर में, विदेश में जो प्रवासी रहते हैं, वो उसी दिन के सम्मान में उनको मनाया जाता है। और प्रवासियों का सम्मान हिंदुस्तान की सरकार जो कैसे करती है, वो महात्मा गांधी को उनका एक प्रेरणा स्वरूप मानते हुए हम लोग 9 जनवरी को उस दिन को मनाते हैं। तो यानी पहले प्रतिष्ठित भारतीय प्रवासी महात्मा गांधी, और उनकी जो विदेशों में रहकर जो उनके एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव हुए, उन्होंने भारत की आज़ादी की नींव रखी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो देश भर में, देखिए, जो उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान का, भारत का कद बहुत बड़ा था, लेकिन सत्य और अहिंसा का जो संदेश उन्होंने विश्व भर में दिया, जी, वो इतना महत्वपूर्ण संदेश है नेहा जी, कि आज विश्व भर में कहीं भी अगर कोई आंदोलन होता है, कोई क्रांति होती है, तो महात्मा गांधी के विचार के बिना वो संभव नहीं है कि वो पूरी हो। और कितने भी बड़े से बड़े नेता, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में रहते हो जी, लेकिन वो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। आपने जिक्र किया गजा का और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है जी। देखिए, गांधीयन फिलोसफी जो है, वो गांधीयन फिलोसफी केवल युद्धों के लिए नहीं है, और केवल इस वक्त विश्व में केवल 2 युद्ध चल रहे हैं ऐसा भी नहीं मानता जी। मैं गांधी की फिलोसफी ये कहती है कि जहां आपके मन में पहला विचार आया हिंसा करने का, पहला विचार आया किसी व्यक्ति के अधिकार को मारने का, वहीं पर आपने हिंसा की शुरुआत कर दी। आपके जहन में सबसे पहले हिंसा शुरू होती है, जमीन पर उसके बाद उतरती है। ये महात्मा गांधी का कहना है। और उनका सबसे बड़ी बात कहना यह था कि वायलेंस की एब्सेंस जो है जी, अगर कहीं वायलेंस की एब्सेंस है तो वो पीस नहीं है। उतनी भर को वो पीस नहीं मानते थे। वो मानते थे पीस जो है वो एक्टिवली होनी चाहिए। एक्टिव पीस जो है वो हो, केवल मेयर एब्सेंस ऑफ वायलेंस इज नॉट पीस। वो कहते थे पीस ऐसी होनी चाहिए जहां पर सबके हुकूक, सबके अधिकार, जमहूरी निजाम में वो सब बराबर के हों, किसी व्यक्ति का कोई शोषण ना करे। वो पीस जो है, उस पीस को महात्मा गांधी प्रीच करते रहे हमेशा। और उनका कहना था कि मानव का शोषण ना करे, और सब इंसान बराबर हो, सबके हाथों को काम मिले, सबके पेट को रोटी मिले। वो जो पीस है, वो जो एक बराबरी का अख्तियार है, वो होना चाहिए जी जी। तो आज विश्व भर में जो युद्ध हम लोग देख रहे हैं, उसका समाधान आज नहीं तो कल अगर निकलेगा, तो वो इसी रास्ते से निकलेगा जो रास्ता महात्मा गांधी ने दिखाया था। क्योंकि महात्मा गांधी का जो दिखाया रास्ता है, और गांधी खुद बोलते थे ये बात कि ये रास्ता जो मैं बात कर रहा हूं, वो कोई नई बात नहीं है, वो हिंदुस्तान की इस पुरातन संस्कृति का हिस्सा है। यही बातें बुद्ध ने कही है, यही बातें महावीर जैन ने कही है, और वही बातों को मैं दोहरा रहा हूं। हम उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं जो हिंदुस्तान की संस्कृति में हजारों साल से लंबे है जी, उसी बात को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। और इसी वजह से सत्य और अहिंसा, इन दोनों को साथ लेकर महात्मा गांधी जाते हैं, और उसका अनुसरण पूरा विश्व करता है।
जी, एक छोटा-सा ब्रेक लूँगी, लेकिन कहीं न कहीं ये जो 2 हथियार रहे महात्मा गांधी के, राष्ट्रपिता के, सत्य और अहिंसा, इसे भारत का कौन-सा लीडर आगे बढ़ाता हुआ नज़र आता है? और क्या भारत के इस विचारधारा की, जिसे दुनिया ने सर आँखों पर बिठाया, सम्मान दिया, उसे दुनिया में अगर यूएन को ही देखें तो क्या सिर्फ यूएन के भरोसे ही इस विचारधारा को मजबूती के लिए छोड़ दिया गया है, या फिर जो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात आती है तो ये विचारधारा कहाँ-कहाँ जो है लोगों को प्रभावित करती हुई और समाज को प्रभावित करती हुई नजर आती है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। हमारे साथ रविंद्र शरण लगातार बने हुए हैं, उनसे समझते हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से जो गांधी जी की विचारधारा है और किस तरीके से उन्होंने अपने प्रवास के दौरान जो जलालत सही, उसकी वजह से उनको एक रास्ता दिखा कि भारत को किस तरीके से मुक्त कराना है, और सत्य और अहिंसा को उन्होंने अपनाया और दुनिया भर को संदेश दिया कि इनका जो मकसद है और इनका जो इंटेंशन है ये सदैव के लिए होता है, ये टेम्पररी नहीं होता है। रविंद्र जी, मैं दुनिया की बात कर रही थी। मौजूदा वक्त में जब हम देख रहे थे कि यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 80वां जो सत्र था, उसमें गज़ा का कॉज सबसे बड़ा कॉज था, और इसके विरोध में हमने देखा कि जैसे ही पीएम नेतन्याहू स्टेज पर आते हैं, विरोध में तमाम 50 से अधिक मुल्कों के जो प्रतिनिधि थे वो उठकर चले जाते हैं। अहिंसा का कह सकते हैं कि एक तरीके से समर्थन करते हुए उन्होंने जो नरसंहार, जो हिंसा हो रही थी इजराइल की तरफ से, उसका विरोध दर्शाया। और अब आ जाती है भारत की भूमिका, वो विचारधारा जिसे भारत की ज़मीन ने जन्म दिया, अपनी ज़मीन पर ही, अपने बर्थ प्लेस पर ही, वो विचारधारा कहाँ देखते हैं? मैं भारत की जो भूमिका यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में गज़ा को लेकर दिखती है, इसे आप अहिंसा के विचारधारा से कैसे जोड़ पाते हैं या कैसे समझ पाते हैं? देखिए नेहा जी, भारत की जो आज़ादी के बाद से इस मामले को लेकर भूमिका रही है, वो जी, हमेशा टू नेशन की थियरी को मानने वाला है। जी, भारत ने हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन, इन दोनों देशों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। जी, और भारत बिल्कुल शुरुआती देशों में था जिन्होंने फिलिस्तीन का एम्बेसी भी हिंदुस्तान में खोली। हुँ, तो भारत इस कोएग्जिस्टेंस को स्वीकार करने वाला देश है। जी, अब देखिए, और जिस तरीके के अब तशद्दुद वहां पर किए जा रहे हैं, जिस तरह हुँ, के जुल्म वहां पर किए जा रहे हैं, जो इजराइल की सेनाएं वहां पर कर रही हैं, हुँ, और जिसके खिलाफ देखिए लगभग धीरे 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 एक बड़ा जनमानस जो है वो इजराइल के खिलाफ हो गया है। हुँ, यूरोप के कितने देश और एशिया के कितने मुल्कों ने भी उसकी मुखालफत की है, उसकी मजम्मत की है। जी, भारत की जो भूमिका है, भारत ने भी इस बात को दोहराया है कि भाई आप जानती हैं कि दोनों दो मुल्कों की जो बात है वो भारत ने भी वहां पर स्वीकार की है। और हुँ, साथ ही साथ भारत ने भारत के सदन के भीतर, हुँ, संसद के भीतर जब ये प्रश्न पूछा गया था एक लिखित प्रश्न के जवाब में, भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि जी, वो लोग उसी थियरी पर कायम है जो हुँ, हम लोग बरसों बरस से जिसको फॉलो कर रहे हैं, और दोनों देशों की कोएग्जिस्टेंस को भारत स्वीकार कर रहा है। जी, क्योंकि देखिए नेहा जी, आज की तारीख में विश्व में कहीं भी अगर अशांति होगी, हुँ, कहीं हुँ, भी हिंसा होगी, तो बिल्कुल दूर बैठा हुआ मुल्क का किसी भी देश का व्यक्ति उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, आज की तारीख में वायलेंस केवल बाउंड्रीज के भीतर नहीं होती, वायलेंस का असर आपके कारोबार पर पड़ता है, आपकी नौकरियों पर पड़ता है, और ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है वो इंसान के जहन पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। जी, और यहां पर महात्मा गांधी की फिलोसफी हम लोगों को देखने की जरूरत है कि जो उनका सिद्धांत था, उनकी जो फिलोसफी थी, वो यहां पर काम आने की जरूरत है। जी, सत्य और अहिंसा, यहीं पर जरूरत है सबसे ज्यादा जिसको अप्लाई करने की, और हुँ, ये बहुत सक्सेसफुली दूसरे मुल्कों में अप्लाई किया भी गया है। जी, और जो जो जुल्म एक दौर में हिटलर ने यहूदियों के साथ किए थे, हुँ, उसकी मजम्मत भी विश्व ने इसी तरीके से करी थी। जी, हमको ये जी, बात भी याद रखनी पड़ेगी कि जी, लोगों ने उस वक्त भी मजम्मत की थी। हिटलर ने जिस तरह से जो यहूदी समाज था उसके साथ जो किया, उसका विरोध लोगों ने सामने आकर किया था। और उसी तरीके से आज जो हुँ, फिलिस्तीन के ऊपर
जिस तरह का आक्रमण किया जा रहा है, जिस तरह के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही है, उसमें भी आज लोग खुल करके इंसानियत के समर्थन में खड़े हैं। उनको न इस बात से मतलब है कि वो फिलिस्तीन है, न इस बात से मतलब है कि वो इजराइल है। वो सबसे पहले ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हैं और हम सबको ह्यूमैनिटी के साथ खड़े होने की जरूरत है। यही हिंदुस्तान का विचार हमेशा से रहा है और यही हिंदुस्तान के जो बापू थे उनका विचार रहा है। अब मैं प्रधानमंत्री का जिक्र करती हूँ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर के दिन से पहले 1 अक्टूबर को उन्होंने आरएसएस की जमकर प्रशंसा की है और भारत में ये लिखित में है कि एक राइट विंग एक्टिविस्ट ने महात्मा गांधी की हत्या की। उसके बाद से आरएसएस पर बैन भी लगा और इसीलिए सवाल उठता है कि भारत में इस वक्त जिनका प्रशासन पर कब्जा है, जिनके नेतृत्व में भारत सरकार चल रही है और जिन पर बीजेपी पर जितना असर आरएसएस का दिखता है, जितना बड़ा प्रभाव आरएसएस का दिखता है, क्या कहने के लिए कुछ और, यहाँ पर सत्य और असत्य दोनों की ही बात आ जाती है। क्या सत्य ने फिर यहाँ पर अपना प्रभाव खो दिया है, कमज़ोर कर दिया है? इसे आप कैसे देखते हैं? सत्य और असत्य की ये जो लड़ाई है, आरएसएस, गांधी की हत्या और फिर बीजेपी का आरएसएस से संबंध, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे हुए शब्द, इन सब पर आपकी टिप्पणी समझना चाहती हूँ। जी देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के बारे में कहा है और जिस तरीके से इस संस्थान की तारीफ की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आरएसएस जो है, आरएसएस के योगदान पर आज तक कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, कहीं कोई लिखित एविडेंस नहीं है कि आरएसएस के लोगों ने इस देश की आजादी की लड़ाई में सहयोग किया। लेकिन अब नए सिरे से जिस तरह से इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और लिखे जाने की कोशिश की जा रही है, वो भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अपमान की बात है जिन्होंने महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर इस मुल्क को आजाद करवाया। तो ये जो बातें उन्होंने कही हैं, और खास बात यह है कि उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भी इन्हीं बातों को दोहराया था। आज भी जो वो बातें कह रहे हैं वो सब बातें महात्मा गांधी की फिलॉसफी से दूर हैं, क्योंकि आरएसएस के ऊपर इस बात के एलिगेशन लगातार लगते रहे कि उन्होंने न केवल अंग्रेजों का साथ दिया, न केवल भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारों को भी शरण दी और उनकी जो फिलॉसफी थी, जो उनकी विचारधारा थी, वो आरएसएस से मेल खाती थी। और इस बात का आरएसएस के पास आज तक कोई जवाब नहीं है। इस बात का जवाब नहीं है कि 52 बरस तक उन्होंने हिंदुस्तान के झंडे को क्यों स्वीकार नहीं किया। तो ये तमाम बातें हैं। इस तरह के संगठन के बारे में प्रधानमंत्री का ऐसा वक्तव्य देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, तो क्या कहेंगे कि भारत में सत्य का सम्मान नहीं हो रहा है? गांधी जी के जो एक और बहुत प्यारा वो था, साधन था किसी भी कॉज के लिए, किसी भी मकसद के लिए, जिनको उन्होंने अपनाया था, सत्य के रास्ते पर चलना, ये भी कहीं ना कहीं ये अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहे हैं, या फिर क्या इसकी आवाज़ जो है वो कोई नहीं दबा सकता, चाहे सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो? देखिए, सत्य को तो कोई परास्त कर नहीं सकता है, उसको तो कोई हरा नहीं सकता, उसको तो परेशान किया जा सकता है। ये समय वही है जब इस तरह की बातें, बनावटी बातें, मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट्स जो हैं उनको लेके सामने आया जा रहा है और इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और अब तो मुझे लगता है कि अगर थोड़े दिन ये सरकार चलेगी तो आरएसएस के जो लोग हैं वो बताया जाएगा कि उन्होंने ही देश को आजादी दिलाई है और महात्मा गांधी और ये लोग जो थे कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे। कोई बड़ी बात नहीं, इस तरह की घटनाएं भी हम लोगों को देखने को मिल जाएं, क्योंकि जैसे धीरे धीरे आरएसएस की जो फिलोसफी है, और आरएसएस ने तो हमेशा हिंदू की बात की है, उन्होंने तो कभी देश के आजादी में कोई उनका योगदान हो ऐसी बात उन्होंने कही नहीं है। ये किताब मेरे पास है, जो सबसे बड़ा ग्रंथ जिसको मानते हैं आरएसएस के लोग, बंच ऑफ थॉट्स, इसको आप पढ़िए। वो तो बात केवल हिंदुओं की करते हैं, वो तो मुसलमानों को कहते हैं कि उनको तो दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह की फिलोसफी को अगर प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है, वो मुसलमान के भी है, वो क्रिश्चियन के भी है, ईसाई के भी हैं और उस व्यक्ति के भी हैं जो धर्म को भी नहीं मानता है जी। तो उन सब के जो व्यक्ति, और इसीलिए हिंदुस्तान का संविधान जो है वो सेक्युलर की बात करता है। तो कोई ऐसा संस्थान जो खुलकर किसी एक जमात की वकालत करता हो, उसके पक्ष में अगर प्रधानमंत्री खड़े होते हैं तो जाहिर है वो सत्य से दूर हैं, तो असत्य की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और संविधान किसी व्यक्ति को सत्य से दूर ना जाए, इसी के लिए जो हमारा संविधान, जो कि
2 साल और 11 महीने तक लगातार उनकी उसकी बैठकें हुई, वो जी। इसीलिए बनाया गया था ताकि इंसान जो है, जो इस पद पर बैठेगा, उसके लिए अपना धर्म महत्वपूर्ण ना हो, बल्कि धर्मनिरपेक्षता महत्वपूर्ण हो, और इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति का धर्म, उसकी आस्था, उसका वो सम्मान करे। लेकिन आज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब ये बातें कही जा रही हैं तो असत्य जो है वो बोला जा रहा है। जी। क्या ये असत्य ही है जिस वजह से भारत इस वक्त दुनिया में कहीं न कहीं अलग-थलग पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर जो उसकी कूटनीति है वो असरदार नहीं मानी जा रही है? ख़ास करके पहलगाम हमले के बाद से, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके से भारत की स्ट्रैटेजी पर सवाल उठ रहे हैं, उसकी विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं, क्या ये देखिए, असत्य ही मूल कारण है? नहीं, देखिए क्या है, जी। इसके पीछे नेहा जी, जब जब किसी देश की पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हुँ। इंटरनेशनल इश्यूज पर हावी होगी, तब हम लोगों को कई बार ये देखने को मिलता है कि जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो दूसरे दर्जे पर चले जाते हैं और डोमेस्टिक पॉलिसी हावी हो जाते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हावी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को अपने वोटर्स को कैटर करना होता है। तो अब वही हो रहा है, हम लोग वही देख रहे हैं। बीजेपी के लिए इस वक्त जो अपने डोमेस्टिक इश्यूज हैं, डोमेस्टिक पॉलिसीज है, और उनकी जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जो हिंदू वोटर उनका है, उसको एकजुट करने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिनका सम्मान नहीं होता है। जी। इस जो हम लोग देख रहे हैं कि एक समाज जो है, चाहे वो पहलू खान का मामला हम लोग देखें, चाहे वो हम लोग देखें कि होली के दिन जो मस्जिदें हैं उनको ढका जा रहा है, या फिर एक के बाद एक लगातार जो नेताओं के बयान आ रहे हैं एक धर्म विशेष के खिलाफ, वो तमाम बातें विश्व भर में देखी जाती हैं। और इसी वजह से भारत का जो सम्मान था, भारत का जो इस विश्व भर में जो रिस्पेक्ट थी, वो थी हमारी धर्मनिरपेक्षता की वजह से, कि एक ऐसा बड़ा मुल्क जिसमें केवल 2% आबादी सिखों की है, लेकिन बावजूद उसके वहां का प्रधानमंत्री बन सकता है। केवल 14% आबादी है, लेकिन उस जमात का व्यक्ति भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है। तो हमारी जो सम्मान विश्व भर में था, वो हमारी जो होलिस्टिक अप्रोच की वजह से था, हमारे जो इंक्लूसिवनेस थी उसकी वजह से था, और हमारा जो यकचहती जिसको कहते हैं, हमारा जो भाईचारा था, उसकी वजह से हमारा सम्मान था। अब क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ रहा है, और वो पड़ रहा है क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो इस तरह की है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस पर हावी हो रही है, आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन पर हावी हो रही है, और उसका असर हम लोगों ने बार बार देखा है। जहां तक आपने पहलगाम हमले का जिक्र किया, तो पहलगाम हमले में जो हमारी कूटनीति थी, वो कूटनीतिक विफलता जो है हमारी, वो तभी हम लोगों के सामने जाहिर हो जाती है जब हमको चीन के पास जाना पड़ता है। वही चीन जिसके बारे में देश के विदेश मंत्री संसद के भीतर खड़े होकर कहते हैं कि हम लोग 2 फ्रंट पर लड़ रहे थे, एक फ्रंट पर चीन था, एक फ्रंट पर पाकिस्तान था, और इसके साथ हम लोग लड़ रहे थे। आखिर में हम उसी के पास जाते हैं जिसको हम अपना दोस्त समझ रहे थे, अमेरिका, वो हमारे साथ खड़ा नहीं होता है। तो ये कूटनीतिक विफलता स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। जी, बिल्कुल। और ये दर्शाता है कि बापू के जो हथियार थे, सत्य और अहिंसा, इस पर सरकार जो वर्तमान में है भारत में, वो कितना अनुसरण करती है, या किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। उसकी जो नीति है वो इस विचारधारा से कितनी प्रभावित दिखती है। और ये कहा जाता है कि भारत में जो मौजूदा सरकार है वो दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ी हुई है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो बहुसंख्यवाद है उस पर ही अपनी पॉलिसी को केंद्रित करके आगे बढ़ती है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ रविंद्र शराण लगातार बने हुए हैं। आइए फिर से इनका कार्यक्रम में स्वागत कर लेते हैं। रविंद्र जी, समझना चाहूँगी, दक्षिण पंथ की विचारधारा जो है वो पूरी दुनिया में अपने पैर मजबूत कर रही है। भारत में भी वर्तमान में इसका काफ़ी प्रभाव दिखता है। इस विचारधारा के मजबूत होने का जो मूल कारण है, आप क्या समझते हैं? क्या बापू के आदर्शों से भारतीय समाज का मोह भंग हो रहा है, या फिर क्योंकि इसे वो मैं खैर अगली कड़ी में आपसे समझना चाहूँगी, लेकिन पहले मैं यही समझना चाहती हूँ कि भारत में मजबूत होता दक्षिण पंथ आखिर मूल कारण क्या है? देखिए, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, और खासतौर पर जो ओपोजिशन की डिवाइडेड राजनीति है जी, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। जिस तरह की राजनीति कांग्रेस और दूसरे दलों ने की है,
और जैसे जो डिफरेंट पॉलिसीज यूपीए की हुकूमत लेके आई, उन पॉलिसीज को या उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे उसमें अपनी छवि को बचा पाने में वो कामयाब नहीं हुए। इस वजह से एक जो बेनिफिट है वो मिला बीजेपी को। जी उसके बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिला वो मिला अन्ना हजारे के उस आंदोलन का। जी ये तमाम चीजें ऐसी जो हैं जो जहां पर ये कहा जाता था कि वो गांधी की विचारधारा के, जो गांधीवादी थे, गांधी के आदर्शों पर चलने वाले थे अन्ना हजारे, और अब कहा जा रहा है कि क्या वो असत्य का साथ दे रहे थे? नहीं, देखिए, सत्य और असत्य की बात तो नेहा जी ये है कि हम्म, सरकार जो होती है, अब एक पत्रकार के तौर पर या कोई एक्टिविस्ट है, वो तो सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर जो कमियां हैं उसी को उजागर करेगा। जी जी तत्कालीन जो सरकार थी उसमें जो कमियां दिख रही थी वो अन्ना हजारे ने उन बातों को उठाया। हम्म, उस वक्त जो कमियां दिख रही थी उनको सरकार उनको जो पत्रकार थे उन्होंने उठाया। हम्म, लेकिन ये उस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो अपने छवि को या अपने पक्ष को इतना साफ जनता के सामने करे कि जनता के सामने दोनों पक्ष साफ साफ दिखाई दे। जी हालांकि हुआ वही जो सरकार उस वक्त कह रही थी। सरकार कह रही थी कि 2G CWG में कोई घोटाला नहीं हुआ, और हमने देखा 2G में सब लोग बरी हो गए, कोई घोटाला नहीं हुआ। कोल में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब लोग बरी हो गए। तो वो चीजें सही निकली। लेकिन सरकार जो थी, उस सरकार की आवाज से कहीं ज्यादा शोर इस बात का था कि सरकार को करप्ट है और सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो जनता के हित में नहीं है। ठीक है। इसका शोर अन्ना हजारे के नेतृत्व में ज्यादा था, जिसका बेनिफिट बीजेपी ने उस वक्त लिया। और बीजेपी ने जो काम किया, अब बीजेपी उससे ठीक उल्टा कर रही है। अब बीजेपी ने मीडिया का गला घोट दिया, बिल्कुल गैग कर दिया है, और एक मीडिया का पूरा इतना बड़ा सेक्शन खड़ा कर दिया है जो कि सरकार के हाँ में हाँ मिलाता हुआ दिख रहा है और सरकार के पैरों में रेंगता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। जो एक इंडिपेंडेंट मीडिया है उसके साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है, उसका गला घोंटने की कोशिश की जा रही है, जो कि जनता की आवाज उठाता है। मीडिया का काम हमेशा से ये रहा है कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज करे, उस पर बात करे, और वही पॉलिटिकल पार्टीज का भी काम है। जी नेहा जी, आपने जी दक्षिण पंथ की बात की। राजनीतिक पार्टियों का काम यही है कि वो चुनाव तक तो किसी विचारधारा के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन एक बार अगर पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बन गई तो उसके बाद जो सत्ता बनती है वो किसी राजनीतिक विचार से नहीं चलेगी, वो चलेगी भारत के संविधान के विचार से। और जी सबसे बड़ी किताब उसके लिए उस वक्त संविधान होगा। लेकिन आज दुर्भाग्य ये दिख रहा है हमको कि वो जो राजनीतिक विचार है वो कहीं ना कहीं सरकार पर भी हावी होता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से ये जो दक्षिण पंथी विचार है ये हम लोगों को यूनिवर्सिटीज में भी दिखता है, दूसरे शिक्षण संस्थाओं में भी दिखता है, और समाज के दूसरे हिस्सों में भी, सरकार के दूसरे हिस्सों में भी वो विचार सेकुलरिज्म पर हावी होता हुआ दिख रहा है। जी रविंदर जी, जो बात आपने रखी है उससे एक जिज्ञासा पैदा होती है कि अगर कोई गांधी के मूल्यों और आदर्शों पर चलने वाला राजनीतिक शख्सियत हो, व्यक्तित्व हो, और सत्ता में आने पर क्या उसके लिए इन मूल्यों को आगे बढ़ाना या फिर इन आदर्शों के पालन करते हुए अपने जो संवैधानिक या फिर जो संगठन के निर्वहन करने की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको निभाना क्या मुश्किल हो जाता है? वो जटिलताएं क्या वो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, जो पूरी की पूरी जो सिचुएशन है कि उसे भारत के संविधान पर आगे चलकर जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, लेकिन जो उसके आदर्श हैं उस मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या ये चैलेंजिंग होता है? आपने कहा कि पहले जैसे ही कोई व्यक्ति गांधीवादी होता है, लेकिन जब वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाता है या फिर उसकी सत्ता बन जाती है तो उसे भारतीय संविधान पर चलना होता है। बिल्कुल, देखिए, यही हिंदुस्तान के संविधान का मूल यही है जी कि आप किसी भी धर्म से, जाति से, संप्रदाय से हों, किसी भी क्षेत्र से हों, किसी भी बोली भाषा आप बोलते हैं, जी लेकिन एक बार जब आप पद ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए सबसे मुकद्दस किताब जो है वो इस देश का संविधान है। जी आपको संविधान के हिसाब से चलना होगा और अपने तमाम विचार जो हैं उनको आप पीछे छोड़ के आओ जब तक आप उस पद पर आसीन हैं। ये संविधान का मूल जो बेस है हमारा वो यही है। और इसी बेस को महात्मा गांधी ने भी आगे बढ़ाया था जब वो राजनीति में थे। उन्होंने कहा कि अपने धर्म को, जो भी आपका धर्म है, आप हिंदू हैं, मुसलमान, उसको आप बिल्कुल माने, उसका सम्मान करें, दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें, लेकिन सब एकजुट होकर एक लक्ष्य के लिए लड़ाई करें। वो लक्ष्य है अंग्रेजों को भगाना, अहिंसात्मक तरीके से भगाना। और इसीलिए महात्मा गांधी जो है वो जिन्ना के होने के बावजूद भी इस देश में मुसलमानों के भी सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने गए।
हिंदू समाज से लेकर सिखों ने भी महात्मा गांधी को अपना बड़ा नेता माना, क्योंकि उसके पीछे की जो फिलोसफी थी वो यही थी कि सबको साथ लेकर चलने की फिलोसफी थी और हर व्यक्ति को बराबर का समझने की उनकी जो मंशा थी वो उससे जाहिर होती थी, उसी को लेकर के वो आगे चल रहे जी। जब आप राजनीति से सरकार में आते हैं, सरकार में आने के बाद किस तरह से कॉम्प्रोमाइजेस किए जाते हैं और कैसे आपको, क्योंकि मैंने बताया कि कैसे अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपको एड्रेस करना है और उसकी वजह से आप दोबारा सरकार में आना चाहते हैं, इसलिए तमाम जो प्रिंसिपल्स महात्मा गांधी के हैं या हमारे संविधान के हैं उनको तिलांजलि दी जाती है। और ये केवल अब हो रहा है ऐसा नहीं है, ये हमने पूर्व की सरकारों में भी देखा, ये हमने राज्य सरकारों में भी देखा और अब धीरे धीरे जिस तरीके से इंसानों का चरित्र पतन हो रहा है उसमें ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। एक ब्रेक लूंगी मैं इसी के साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं स्ट्रेट टॉक में। दर्शकों से अनुरोध की जुड़े रहिए, लौटेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक और सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। हमारे साथ रविंद्र शरण लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र सर, समझना चाहती हूँ कि गांधीयन आइडियोलॉजी ने भारत में राम राज का सपना देखा, राम राज का सपना देखा और अभी जिस तरीके से गांधी के देश में राम की बातें होती हैं, इस पर आपकी टिप्पणी लेना चाहती हूँ। बहुत ही उनका एक पॉपुलर भजन जो गांधी गुनगुनाया करते थे वो भी भगवान राम को समर्पित है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण नेहा जी आपने प्रश्न पूछा है और मुझे लगता है यही गांधी की फिलॉसफी को डिफाइन करने वाला प्रश्न यही है जी। महात्मा गांधी ने हमेशा राम की बात की, लेकिन वो राम हिंदुओं के राम नहीं है, वो राम हर हिंदुस्तानी के राम हैं। जो भी इस देश में रहता है, चाहे वो अल्लाह के नाम से आप पुकारो उनको, चाहे वाहेगुरु के नाम से पुकारो, लेकिन उसमें सर्वधर्म समभाव है, सब धर्मों का समभाव वाली बात वो कहते हैं। और यही बात उन्होंने हमेशा कही कि आप जिस भी धर्म को मानते हो उसको माने। शाम का, और ये इसलिए उन्होंने जो भजन की जो शाम की संध्या थी, उनकी भजन संध्या में तो सब लोग शामिल होते थे, मौलाना आजाद भी शामिल होते थे और जितने भी जो सिख समाज के लोग थे, क्रिश्चियन समाज के लोग थे, वो भी शामिल होते थे। उनका जो धर्म को राजनीति में या राजनीति के साथ जोड़ने की जो उनकी फिलॉसफी थी वो ये थी कि जिस तरह से धर्म पाक और साफ होना चाहिए, जो पाक और साफ धर्म है वैसे ही पाक और साफ राजनीति हमको करनी चाहिए, उस धर्म को बेस मानकर हमको पॉलिटिक्स करनी चाहिए। लेकिन अब जो आप बात कह रही हैं वो हो क्या रहा है कि अब धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है कि आप हिंदू हैं तो आपके लिए मंदिर जरूरी है, आप मुसलमान हैं तो आपके लिए आप मंदिर में मत आइए। ये राजनीति जो हो रही है ये मूल अंतर है महात्मा गांधी के विचार में। और आज जो राम मंदिर आपने जिक्र किया, राम मंदिर इस देश में बने, इस पर किसी को ऐतराज नहीं है और लेकिन इस पर राजनीति हो उस पर सबको ऐतराज है। अगर बाबरी मस्जिद यहां पर थी, उसको ढहाना, वो आक्रांत थे, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर किसी को ऐतराज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया सब मानेंगे। लेकिन उस पर अगर कोई राजनीति करता है, कोई अगर मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए किसी तरह का ध्रुवीकरण करता है या मुसलमानों के खिलाफ एंटी पोलराइजेशन करके हिंदुओं के वोट इकट्ठा करता है, तो वो इस देश में गलत है। और उस तरह की राजनीति की मुखालफत महात्मा गांधी ने की थी और इसीलिए महात्मा गांधी आरएसएस के विरोधी थे, आरएसएस के विचार के साथ उनका मेल नहीं खाता था। इसलिए आखिरी बात ये कहूं, इसीलिए ये हम लोग देखेंगे कि जब भारत और पाकिस्तान तकसीम हुए, जब तकसीम हिंद हुआ 1947 में, उस दिन महात्मा गांधी नोआखली में थे जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है। उस वक्त वहां पर जो दंगे हो रहे थे, हिंदू मुसलमान के बीच मारकाट जो हो रही थी, उसको रुकवाने के लिए महात्मा गांधी वहां थे। और नेहा जी आपको हैरानी होगी जानकर, महात्मा गांधी ने 2 दिन में उन दंगों को रुकवा दिया और उनके पास कोई पुलिस नहीं थी। जबकि पंजाब में जो दंगे हो रहे थे, जहां पर 55,000 की पुलिस थी, वहां पर पंजाब की 55,000 की पुलिस उन दंगों को रुकवाने में कामयाब नहीं हुई। अकेले गांधी ने वो काम करके दिखा दिया, क्योंकि ये ताकत थी उनकी सत्य, अहिंसा और सेक्युलरिज्म। उस जमाने में जब तकनीक इतना एडवांस नहीं था और उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना प्रभावी था कि उन्होंने हिंसा को अहिंसा के मार्ग से जो है कुचल दिया। रविंद्र जी, पंजाब का जिक्र किया है तो पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में भी, क्योंकि हमें देखने वाले अधिकतर जो दर्शक हैं वो पंजाब के मूल निवासी रहे हैं, बेशक वो अलग अलग देशों में जो है अब स्थायी नागरिकता उन्हें, वो वहाँ के स्थायी नागरिक हो गए हैं। लेकिन रविंद्र जी, पंजाब और महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी
भगत सिंह की धरती रही है पंजाब, और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं विचारों का मेल नहीं खाता था, इसीलिए गांधी जी और भगत सिंह में पटती भी नहीं थी। जी। मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, महात्मा गांधी और भगत सिंह में पटती नहीं थी इस बात से। ये देखिए, ये आपने बड़ा सही प्रश्न पूछा है। ये किताब मैं महात्मा गांधी के परपौत्र राजमोहन गांधी ने लिखी है, जिसका नाम है पंजाब। जी। उन्होंने एक किताब लिखी है, और महात्मा गांधी और पंजाब की या भगत सिंह की, उनके विचार अलग थे। जी। लेकिन महात्मा गांधी ने ही भगत सिंह को सच्चा सत्याग्रही कहा। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि भगत सिंह ने जो एक्शन किया था, देखिए आप ध्यान से, जी। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो एक्शन भगत सिंह ने किया था, यानी कि उन्होंने जो असेंबली में बम फेंका था, वो भी अहिंसात्मक था। क्यों? क्योंकि वो बम जहां उन्होंने फेंका था, वो इस दृष्टि से फेंका था कि किसी को तकलीफ ना हो, किसी को हानि ना हो, किसी को कोई चोटिल ना हो। ये बात जानकर उन्होंने बम फेंका। नहीं तो उनके पास तो पूरा अख्तियार था, वो तो किसी के सिर पे भी फोड़ सकते थे, किसी के। लेकिन भगत सिंह ने जो बम फोड़ा, वो केवल संदेश देने के लिए था। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि वो सच्चे सत्याग्रही थे, और उनका जो एक्शन था वो भी नॉन वायलेंट था, क्योंकि वो किसी को हानि पहुंचाना नहीं चाहते थे, वो एक संदेश देना चाहते थे। इसलिए एक बात, लेकिन ये बात सही है कि उनके विचारों में अंतर था। वो गरम, भगत सिंह जो थे वो युवा थे और जोश से लबरेज थे। जी। वो एक्शन जो है वो वायलेंस की तरफ जाते थे, लेकिन महात्मा गांधी हमेशा नॉन वायलेंस की बात करते थे। ये उनके विचारों में मूल अंतर था, विचारों में उनका अंतर जरूर था, लेकिन दोनों में किसी तरह का मतभेद हो, इस तरह की बात नहीं थी। और आप जानती हैं, जब जवान थे, युवा थे भगत सिंह, वो तो महात्मा गांधी के प्रशंसक थे। जब असहयोग आंदोलन हुआ था, उसमें तो वो बढ़ चढ़कर एक छोटे बच्चे की तरह उन्होंने भागीदारी की थी। लेकिन उनके विचार अलग थे, वो महात्मा गांधी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। अब महात्मा गांधी ने 1931 में जब फांसी हुई थी भगत सिंह को, उसके पहले जब वो वायसराय से मिलने के लिए गए थे इरविन से, तो इरविन गांधी जो पैक्ट हुआ था, उस पैक्ट में भी महात्मा गांधी ने तो ये बात कही कि ये जो बच्चे हैं, इनका विचार हमसे मेल नहीं खाता, लेकिन इनको फांसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये बात लॉर्ड इरविन के सामने बोली। और इसी का विरोध करते हुए जब वो 1932 में गोलमेज सम्मेलन में 31 में भाग लेने के लिए गए थे, तो उन्होंने तो राजा के सामने भी कपड़े नहीं पहने। वो तो इसी जो आपने दृश्य दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी तस्वीर में पहुंच गए थे। वो कहते हैं क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करता हूं हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान तो इन्हीं कपड़ों में रहता है। ये जो कपड़े अंग्रेज पहनते हैं, ये हिंदुस्तान नहीं है। ये तो भारत की 5% आबादी भी नहीं पहनती ऐसा कपड़ा। तो हमारे तो अधिकतर लोग वो कपड़ा पहनते हैं जो कि एक धोती और एक जो शॉल जो मैंने लपेटा हुआ है, इसमें रहती है सारे हिंदुस्तान। तो मैं तो इसी कपड़े में राजा से मिलने के लिए जाऊंगा, और उसी से मिलने के लिए राजा के सामने महात्मा गांधी गए थे। और वो दृश्य हम लोगों को याद है, वो ऐतिहासिक दृश्य था। एक सवाल है कि टेक्नोलॉजी को जो है इस विचारधारा के कमजोर होने का एक कारण माना जाता है, तो ये सवाल पूछ लेती हूँ। ठीक है, शुरू करो जी। रविंद्र जी, कहीं ना कहीं जो फास्ट टेक्नोलॉजी है और जिस तरीके से या तो युवा कह लीजिए या फिर दुनिया में कोई भी जो समाज है, वो सब कुछ जल्दी जल्दी जो है समाधान चाहता है। हमने देखा अभी आप हमारे भारत के जो चारों तरफ जो मुल्क हैं, वहाँ पर भी जो अस्थिरता, असंतोष, अशांति है, नेपाल, बांग्लादेश, जेनजी की बातें हो रही हैं। ऐसे में क्या गांधी के विचारधारा और एडवांस तकनीक, इन दोनों में तालमेल बिल्कुल नज़र नहीं आता है? और अगर ऐसा है तो ये कैसा है, नहीं है तो कितनी बड़ी चिंता की बात है? जी देखिए नेहा जी, कोई भी लोग जो हिंसा की तरफ जा रहे हैं, चाहे किसी भी उम्र के, जी, वो लोग हिंसा की तरफ इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी को नहीं पढ़ा है, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स को ठीक से नहीं पहचाना है। और इसलिए हम लोग बड़े लंबे समय से ये आवाज उठाते रहे हैं कि गांधी की जो फिलॉसफी है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो स्कूल लेवल पर इंट्रोड्यूस होने चाहिए। और कई, आपको बड़ी खुशी होगी ये बात जान के कि कई मुल्कों ने हमारी इस बात को एक्सेप्ट भी किया है। कई मुल्कों ने स्कूल लेवल पर, स्कूल करिकुलम में महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी है, उनके प्रिंसिपल्स हैं, सत्य और अहिंसा, उनको अपने सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं अमेरिका में हम लोग देखते हैं कि यंग जो जनरेशन है, या ये जो नौजवान बच्चे हैं या स्कूल गोइंग बच्चे हैं,
वो कई बार बहुत बड़ी हिंसा कर देते हैं, जी गोलीबारी कर देते हैं स्कूल में। जी तो जी वहां पर उनको कंट्रोल करने के लिए कई स्कूलों में इस अब जो है महात्मा गांधी की फिलोसफी को पढ़ाया जा रहा है, सत्य और अहिंसा को पढ़ाया जा रहा है। जी तो जब टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग महात्मा गांधी की टीचिंग्स को पढ़ाएंगे, तभी उसका ठीक तरीके से उपयोग हो पाएगा। क्योंकि आज की जो वीडियो गेम्स हैं या जो दूसरे आपने जैसे बताया बहुत तेजी से चलने वाला जो जीवन हो गया है, जी उसमें अगर हमको ड्राइविंग फोर्स हमारा गलत होगा और वो ड्राइविंग फोर्स अगर हमको वायलेंस की तरफ धकेलेगा, तो जाहिर है उसका नुकसान हम लोग को हो सकता है। और जी तकनीक भी वही है, अनब्रिडल्ड हो जाएगी तकनीक अगर उस पर हम लोग अहिंसा और सत्य की लगाम नहीं लगाएंगे। तो वो बिल्कुल महात्मा बहुत ही गांधी की जो मजेदार बात कही आपने। एक सवाल महात्मा में लाल बहादुर शास्त्री और उनका जो मिनिमलिज्म था, उनका जो सादा जीवन था, क्या मौजूदा पूंजीवाद में इस सादे जीवन को, मिनिमलिस्ट अप्रोच को, जो कि आदर्श माने जाते हैं, भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा आदर्श लाल बहादुर शास्त्री ने स्थापित किया। कहा जाता है कि उनके पास अपनी एक कार तक नहीं थी। क्या आज के ज़माने में भारत में ही ये कमज़ोर पड़ता दिख रहा है, जहाँ पर पूंजीवाद का बोलबाला है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है? जी देखिए, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, आपने बिल्कुल जी ठीक बात कही और बहुत बढ़िया लाल बहादुर शास्त्री जी का जिक्र किया। हम्म जिस तरह की लाल बहादुर शास्त्री सच्चे गांधीवादी थे, उन्होंने महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलकर अपने जीवन में जो उच्चतम मापदंड एक प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए उसके जो स्थापित किए थे, वो सबके लिए अनुकरणीय है। लाल बहादुर शास्त्री ने कैसे अपने घर के भीतर गेहूं उगाना शुरू कर दिया था प्रधानमंत्री आवास में, वो हम सब लोग जानते हैं। हम सब लोग जानते हैं कैसे उनके एक नारे पर पूरा देश इकट्ठा हो गया था और कैसे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान ने एक वक्त जो है भोजन करना छोड़ दिया था। ये तमाम रास्ते क्या थे? अहिंसात्मक रास्ते थे। और पूंजीपतियों के हाथ में देश ना पड़े, उसी का तो विरोध था ये। लेकिन आज दुर्भाग्य से जो पॉलिसीज बन रही हैं, वो पॉलिसीज कहीं ना कहीं इस तरह की बन रही हैं जो पूंजीवाद को बढ़ावा देती हैं। देखिए, आपको 2 मिनट देना पड़ेगा अगर इस सवाल का सही जवाब मैं दूं। बिल्कुल बिल्कुल जी। नेहा जी, जब देश आजाद हुआ तो भारत में 2 तरह की पॉलिसीज थी। एक पॉलिसी जो कि महात्मा गांधी की थी, जो कहती थी कि इस देश को अगर तरक्की करनी है तो हमको गांव को एक आर्थिक इकाई मानना पड़ेगा। गांव केवल लोगों के रहने की जगह नहीं है, बल्कि वो एक आर्थिक इकाई है, वो एक इकोनॉमिक यूनिट है। क्यों है? क्योंकि उसी गांव में आपको बढ़ई मिलता है, वहीं पे आपको मिस्त्री मिलता है, वहीं पर आपको बाल काटने वाला नाई मिलता है, वहीं पर आपको ब्राह्मण मिलता है, वहीं पर आपको किसान मिलता है, और सब लोग एक दूसरे के साथ बार्टर सिस्टम से रहते हैं और सबका काम बहुत बढ़िया चल रहा है जी। ये पॉलिसी थी महात्मा गांधी की। क्यों? क्योंकि जब वो पढ़ने के लिए लंदन गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो गरीब है, जो कि गरीब है वो क्यों है? क्योंकि वो काम करता है बड़े बड़े कारखानों में जी। और कारखानों में जो मालिक हैं वो अपना हिस्सा लेते हैं, बड़ा प्रॉफिट खींच लेते हैं और गरीब आदमी को शोषण करके छोड़ देते हैं। तो महात्मा गांधी ने उनको देखा और उनको लगा कि कारखाने रिस्पॉन्सिबल हैं इनकी पुअर इकोनॉमिक कंडीशन के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि इन लोगों का विकास वहीं करो जहां ये रहते हैं, मतलब गांव में इनका विकास करो। गांव का विकास होगा तो इनका विकास, पूरे देश का विकास होगा। ये महात्मा गांधी थे। फिर नेहरू गए विदेश में पढ़ने के लिए, अमीर बाप की औलाद थे वो। जब गए तो बड़े बड़े घरों में रहते थे। उनको लगा कि यार ये जो अमीर है, ये जो लंदन अमीर है, इंग्लैंड अमीर है, इसके पीछे बड़े बड़े कारखाने जिम्मेदार हैं। अगर कारखाने बड़े होंगे तो लोगों के पास पैसा खूब आएगा, रोजगार मिलेगा, तो हमको भी भारत में बड़े बड़े कारखाने स्थापित करने चाहिए जी। तो ये 2 इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जब भारत आजाद हुआ। नेहरू की पॉलिसी थी बड़े कारखानों की, महात्मा गांधी की पॉलिसी थी गांव को मजबूत करने की। अब उनमें से भारत ने, जाहिर है हम लोग देख ही रहे हैं कि जिस महात्मा गांधी की बजाय नेहरू की पॉलिसीज को हम लोग अडॉप्ट किया और उसको देश को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जरूरत यह भी थी कि महात्मा गांधी की भी पॉलिसीज को हम लोग साथ साथ लेके चलते, तो शायद ये जो बंटवारा हमको दिख रहा है, ये जो अमीर गरीब के बीच में दिख रही है, ये कम होती जी। बहुत ही शानदार बातें हुई रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने समय दिया, स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर आए, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और अपने दर्शकों से उम्मीद जताती हूँ कि हमारी बातचीत से उनको मौजूदा समय में गांधीयन आइडियोलॉजी हो या फिर लाल बहादुर शास्त्री की सादगी हो, कितनी अनुकूल है वर्तमान में भी। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि आप दोनों ही महान नेताओं की विचारधारा, उनके जीवन और उनके कार्य को लेकर जो भी राय रखते हैं हम तक लिखकर अवश्य पहुंचाएं। हमें लिखें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद।